नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय की बात करें तो कोरोना है वो काफ़ी ही तीव्र गति से गाँवों की प्रति ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ज़्यादा जो रुझान आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, भयावह हैं वो। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी अपील है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह, जिस गांव में, जिस टाणे में, जिस मोहल्ले में, तो आप वहीं रहिए। डटकर हमें मुकाबला करना है, यानी कोरोना को हराना है। जैसा भी मिले, रूखा सूखा जैसा भी हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसी से अपना गुजारा करें और यही आपको मैं सलाह दूँगा। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसी को कंटिन्यू हम इस कक्षा में करेंगे। तो दोस्तों, तो कामयाबी जब मिलेगी, क्योंकि उस कामयाबी के सफ़र में बहुत ही मुश्किलें होती हैं, तो एक थॉट के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी ही। चलते रहना कि कदम रुक ना पाए, अरे मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी ही। मंजिल को कितना भी गिरवा हो, कितना भी घमंड हो अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी दूरियों पर, लेकिन वो घमंड एक दिन चूर हो जाएगा। कब? जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों पर, और प्रश्न नंबर 36 से इस कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं मोटिव होता रहूं आपके लिए अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। 36 नंबर प्रश्न होगा, और इससे पहले की कक्षा में 35 प्रश्नों को हमने कर लिया है। तो दोस्तों, कहा गया है कि जब रे किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे मिलता है, यानी किसी भी शब्द के अंदर जब रे के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आता है तो उसे कहाँ पर स्थान दिया जाएगा। या तो बताओ कि शब्द के ऊपर, दूसरा ऑप्शन है मध्य में, तीसरा ऑप्शन नीचे, चौथा ऑप्शन है प्रारंभ में। दोस्तों, आपको ये पता है कि जब कोई भी व्यंजन आता है रे के बाद में, यानी कि इस रूप में मिलेगा आपको। देखिए, हम लिखते हैं जैसे कि रे होगा, ये है, प्लस उसके बाद में कोई व्यंजन आ जाए, जैसे कि मैं बात करूं ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रे है, आगे कै सीधा आ गया, लेकिन रे के बाद में व्यंजन आया तो इस कै के ऊपर रे को लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ए, ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन और समझना हमें, देखिए जैसे कि ये रे पूरा है और इसके अंदर हम बात करें तो रे के टुकड़े करेंगे तो रे प्लस में क्या आएगा, ए आएगा, रे प्लस में ए आएगा। अब उसके बाद में, अब यहाँ पे रे के बाद में तो स्वर है और वहाँ पे रे के बाद में क्या है, व्यंजन है, कै। अब ठीक है, अब ऐसा आए, ऐसा आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ऐसा आएगा ना तो ये मध्य में रखा जाएगा, ठीक है। ऐसी बात आप समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप समझ गए क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं स्पर्शी, तो स्पर्शी की बात करें तो इनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है, 16। यदि स्पर्श पूछे केला, क्या पूछे, स्पर्श, तो इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं और व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। तो कै वर्ग के 5, चै वर्ग के 5, टै वर्ग के, तै वर्ग के, पै वर्ग के, कुल स्पर्श कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है।
उसी के साथ हम आंतरिक प्रयत्न जब पढ़ते हैं तो आंतरिक प्रयत्न में हम स्पर्शी वर्ण पढ़ते हैं, और स्पर्शी प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार पढ़ते हैं, एक तो बाह्य प्रयत्न, एक आंतरिक प्रयत्न। और आंतरिक प्रयत्न में हम स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी। तब बात आती है तो इनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 16। ठीक है, इनकी संख्या 16 मानी जाती है। ठीक है, अब देखो 16 में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसकी ओर बात कर लेते हैं। देखो, यानी कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम में 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, च वर्ग को छोड़कर, यानी कि क वर्ग के क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा। ठीक है, च वर्ग को छोड़ना है तो ट आएगा, ठ आएगा, ड आएगा और ढ आएगा। ठीक है, उसके बाद में त, थ, द और थ। उसके बाद में प, फ, ब और भ। ठीक है, ये जो वर्ण मैंने लिखे हैं, यानी प्रत्येक वर्ग के 4 तो कितने हो गए? 16। प्रथम 4 वर्णों को ही शामिल किया जाता है, च वर्ग को छोड़ा जाता है। च वर्ग स्पर्शी तो है, लेकिन साथ में क्या हो जाता है? संघर्ष भी हो जाता है। केवल संघर्ष की बात करें तो ऊष्म वर्णों को शामिल किया जाता है, तीनों स्वर है। स्पर्शी की बात करें तो ये जो 16 आपको दिखाई दे रहे हैं, और स्पर्शी संघर्ष की बात करें तो उसमें च वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को शामिल किया जाता है। यदि कोई वर्ण इनमें से तो केवल स्पर्शी होगा। ठीक है, जैसे कि किस क्रम में स्पर्शी व्यंजन है? स्पर्शी संघर्षी है, ऐसे पूछा। सॉरी, तो स्पर्शी संघर्षी में च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण होते हैं। कौन से वर्ग के? च वर्ग के प्रथम 4, जैसे कि च, छ, ज और झ। ये चारों वर्ण हैं वो इस संज्ञा से परिभाषित किए जाएंगे, स्पर्शी संघर्षी से। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा उसने पूछा है कि स्पर्शी संघर्षी कौन सा है? तो क तो क्या है? केवल स्पर्शी है, तो क तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। जो ड है ना वो भी स्पर्शी है, और ख है वो क वर्ग का तो स्पर्शी है, और छ है ना वो च वर्ग से संबंध रखता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? छ, क्योंकि च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण होंगे वो स्पर्शी संघर्षी में शामिल होंगे। तो आप ये बात समझ गए होंगे। उसके बाद अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि किस क्रम में पश्च स्वर है? अब बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि पश्च स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, तो पश्च स्वरों की बात करें तो पश्च स्वर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर विभाजन होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जीभ की जो क्रियाशीलता है, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भाग किए गए हैं। ठीक है, एक तो है अग्र स्वर, एक है मध्य स्वर और एक है पश्च स्वर। ठीक है, ये 4 जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे 3 भाग किए गए हैं। किसके? स्वरों के। ठीक है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यदि किसी भी स्वर के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। यदि किसी भी स्वर के उच्चारण में जीभ के मध्य का भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और आगे का भाग सक्रिय रहता है तो उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। ये 3 हो गए। अब ये बात आप जान चुके, ये वर्गीकरण किस आधार पे किया गया? जीभ के आधार पे। जीभ कैसे सक्रिय रहती है, जीभ को कैसे उसमें सक्रिय होना पड़ता उच्चारण में, ऐसी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बात हमें करना है कि अग्र स्वर कौन से होंगे, मध्य स्वर कौन से होंगे और पश्च स्वर कौन से होंगे। ठीक है, इस बात को समझेंगे हम। देखिए, अग्र स्वर की हम बात करें तो अग्र जो स्वर होते हैं वो कौन से होंगे। ठीक है, पहले अग्र की हम बात करेंगे। ठीक है, देखो अग्र स्वर होंगे ना, उसमें दोनों तो ए आएंगी, छोटी और बड़ी। ठीक है, छोटी और ई और ए और आई, ये
ये स्वर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अगर मध्य की बात करें तो मध्य में केवल ए स्वर आएगा। क्या आएगा? केवल ए। और पश्च स्वर में कौन से होंगे? पश्च स्वर में बाकी बच गए। देखो कि ए यहाँ गया तो आ बच गया, ई ऊपर आ गया, बड़ी आ गई, ए आ गई, आई आ गया, तो अब क्या बच गया? ओ, औ, और एक ये जो अंग्रेजी का स्वर है ये। ठीक है, दोनों उ, ह्रस्व और दीर्घ ये जो होंगे ना, ये जो स्वर है वो पश्च स्वर कहलाएंगे। मध्य में केवल ए आएगा और अग्र स्वर में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और आई आएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर हमें पूछा कि पश्च स्वर है तो पश्च स्वर तो इनमें से होगा। आ होगा, उ, ह्रस्व, दीर्घ उ, ओ और अ और आ होगा। ठीक है, तो हमें प्रश्न की ओर देखना है कि किस क्रम में पश्च स्वर है। तो आपने पढ़ा कि ई है ना वो अग्र स्वर में आती है। किस में आती है? अग्र स्वर में। तो पश्च स्वर तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए भी किस में आएगा? अग्र स्वर में आएगा। और ऐ भी अग्र स्वर में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उ। उ है वो पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। आपको बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। क, ग, ज, फ। ये जो सामान्य जो हम व्यंजन लिखते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि ये लगा रहा है ये चिन्ह होता नहीं, ये चिन्ह, इस चिन्ह को बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजा सितार हिंद। राजा सितारे हिंद। ठीक है, राजा सितारे हिंद ने इसका प्रयोग किया था। कौन सी भाषा में किया? उर्दू भाषा में किया। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में। तो आपको ये बात कि किसी भी व्यंजन के नीचे जब बिंदी लगती है उसे हम कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। तो नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में किया गया था। और यदि हिंदी भाषा में इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द है वो विदेशी बन जाता है और उसे हम अरबी फारसी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः हमारे जो स्वर्ण यहाँ पे लिखे गए हैं तो इसके प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है क, ग, ज, फ। तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की। क्या दिया? संस्कृत की। पहला ऑप्शन तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अरबी फारसी, ये सही होगा। अंग्रेजी नहीं होगा और डी दक्षिणी भाषा नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे एक शब्द लिखते हैं गजल। क्या लिखते हैं? गजल। तो ये बिंदी नीचे लगी हुई है तो ये हमेशा विदेशी भाषा में आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात आपको और ध्यान से सुनना है। देखियो कि जब किसी व्यंजन के ऊपर लगा होता ना बिंदु, उसे तो बोलते अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, जब किसी व्यंजन के नीचे बिंदी लगती है उसे बोलते ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। ठीक है, जब किसी बिंदु के आगे लगती है उसे बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। और जब किसी बिंदु के नीचे से थोड़ा दाईं ओर लगती है, जैसे कि मैं बात करूँ कै की ये लगी हुई है, इसे बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। ये बिंदियों के खेल है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी कि जब इस रूप में जो 39 के प्रश्न में जिस व्यंजनों का रूप दे रखा है तो ये अरबी फारसी की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। ठीक है, उससे पहले आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए कि कंठे ध्वनियाँ कौन सी होती है, तालव्य कौन सी होती है, मूर्धन्य कौन सी होती है, दंत्य कौन सी होती है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए ध्यान से। देखो, जो कैवर्ग होता है ना, कैवर्ग के सभी वर्ण होते हैं कंठ से। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। चैवर्ग के सभी वर्ण होते हैं तालु से। टैवर्ग के सभी वर्ण होते हैं मूर्धा से। मूर्धा का मतलब होता है मसूडे। तैवर्ग के सभी वर्ण होते हैं दंत से। किससे होते हैं? दंत से। और पैवर्ग के होते हैं ओठ से। क्या होते हैं? ओठ से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? कैवर्ग कंठ,
चैवर्ग तालु, टैवर्ग मुर्दा, तैवर्ग दंत, पैवर्ग ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद एक बात और सुनना, ये कैवर्ग तो हो गई। उसके बाद एक छोटी सी बात और है कि कंठ के स्वरों की बात करें कि ए आ स्वर होना, ए आ वो कंठ से आएंगे, ए और ए स्वर आएंगे वो तालु से आएंगे। ठीक है, मुर्दा से आएगा री स्वर, कौन सा स्वर आएगा, री स्वर। ठीक है, दंत से लरी आएगा। ठीक है, ओठ से कोई स्वर नहीं आएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। और ए आई आ जाए तो वो कंठ तालु से आ जाएंगे, ओ औ आ जाए तो वो ओ और औ आ जाए ना, वो भी कंठ तालु से आ जाएंगे। ठीक है, कंठोष्ठ से, सॉरी किससे आएंगे, कंठोष्ठ से, ऊ में ऊ और ऊ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ओष्ठ से। इसके बाद हम बात करेंगे, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो तालव्य व्यंजन नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो हम बात करें कि जो ग है वो कैवर्ग का तो कंठे ध्वनि है। ठीक है, ठीक है, ये कंठे ध्वनि है, तो इसीलिए कौन सा व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घ हो जाएगा। बाकी ये तीनों है ना वो तालव्य वर्ण से। तालव्य वर्ण के वर्ण कौन से होंगे, च के सारे वर्ण। ठीक है, ये होगा और ये स होगा। ठीक है, चैवर्ग के पांचों वर्ण ये और स, इसे हम तालव्य वर्णों में शामिल करते हैं। तो यानी कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन का प्रयोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, घ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न पे कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, तो बात आपको समझना है कि अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है ठीक बीच में। क्या होता है, ठीक बीच में। किसके ठीक बीच में, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण न तो पूर्ण रूप से स्वरों की तरह और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन की तरह किया जाता है, अर्थात बीच की स्थिति होती है, उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण की संज्ञा देते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या की हम बात करें तो अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है कितनी, 4। कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले और व। ठीक है, अगर इनमें से कोई वर्ण है तो वो अंतस्थ है, इनके अलावा है तो वो अंतस्थ नहीं है। तो दोस्तों हम बात करें, इस प्रश्न में दिया गया है कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो यहाँ पे हम बात करें अंतस्थ है, वो है, नहीं है, ये है, वह भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, कि है वो अंतस्थ नहीं है। है वो कौन सा है, उष्म वर्ण है। कौन सा वर्ण है, उष्म वर्ण है। किस में होगा, उष्म में, और बाकी ये किस में आएंगे, अंतस्थ में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात ध्यान और रखना, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं इनका हिंदी में क्रम ये, रे, ले, व होता है। ठीक है, संस्कृत में इसका कर्ण होता है ये, व, रे और ले। जब तक आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में इनका क्रम क्या होता है, ये, व, रे, ले, हिंदी में क्रम ये, रे, ले, व। ठीक है, ऐसा होता है। ये हिंदी में और ये मूल भाषा संस्कृत में। ठीक है, जब तक पूछा ना जाए, अगर हमें पूछा जाए हिंदी में, अगर हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये, रे, ल, व ही बताना है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ठीक है, ई स्वर का उच्चारण स्थान पूछा है तो हम बात करेंगे कि मुर्दा है ना, उसमें आता है टे वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, टे वर्ग। ठीक है, टे वर्ग के साथ में एक ये स आता है। ठीक है, उसके साथ में मुर्दा में ही आता है, रे आता है। उसके साथ एक हमें अगर स्वरों की बात करें तो इसमें आता है री स्वर। कौन सा स्वर आता है, री। तो ए स्वर का पूछा है तो इसके लिए ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न पे अगले पॉइंट पे बात करें कि तालु से तालु, तो तालु में देखो कौन कौन से होते हैं। तालु में देखो एक तो आता है च वर्ग। क्या आता है, च वर्ग। च वर्ग के साथ में आता है एक ये और एक आता है ये स है। ठीक है, इसके साथ ए और ई दोनों इसी में आते हैं।
तो हमें पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कर ली। आगे हम बात करें अगले पे, तो प्रश्न तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो गया, तालु। ई स्वर का शिव चंद्र तालु होता है। कंठ में देखो कौन कौन से वर्ण आते हुए चर्चा की थी। कंठ में ए या आ जाएगा और कै वर्ग आ जाएगा। ओष्ठ में ऊ या ऊ आ जाएगा और पै वर्ग आ जाएगा। तो किस क्रमांक में ईश्वर का शिव चंद्र है, तो राइट आंसर बी तालु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है आंतरिक प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। और आंतरिक प्रयत्न में स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी, प्रकंपित, लुंठित, ये सभी वर्गीकरण किए गए हैं। तो वहाँ एक वर्गीकरण है कि जिसमें लय को एक विशेष नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ये अलग से कि लय कौन से में आएगा। तो इसकी बात करें तो लय आएगा ना, वो आएगा डी में, लृ तुलसानाम दंते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, कि लय का उच्चारण क्या होगा, दंत होगा। लृ तुलसानाम दंते। मूर्धन्य में री आ जाएगा। वट्स में दंते स आएगा, ये अलंत। और कंठे में कै वर्ग आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी डे और डे व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है। ठीक है दोस्तों, कि जो ये वर्ण दे रखे हैं ना, ये टै वर्ग से संबंध रखते हैं। कौन से वर्ग से, टै वर्ग से संबंध रखते हैं। और टै वर्ग के वर्णों को मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। कौन सी ध्वनियाँ, मूर्धन्य। लेकिन आंतरिक प्रयत्न की बात करें तो आंतरिक प्रयत्न में इन वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। उत्क्षिप्त का मतलब होता फेंके हुए वर्ण। क्या होते हैं, फेंके हुए वर्ण, फेंके हुए वर्ण। ठीक है, इसे द्विगुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण। ठीक है, एक तो ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं, क्योंकि अगर इन वर्णों के नीचे ताड़न जात चिन्ह नहीं लगता है, जैसे इसको हम इस रूप में लिखेंगे ना, तो ये टै वर्ग के वर्ण नहीं है, तो इसे हम उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कहते हैं। इसे हम द्विगुण कहते हैं, क्योंकि इनके जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा झटके से ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है, तो ऐसे लगता है कि वर्ण को फेंक कर उच्चारित किया गया है। इसीलिए उत्क्षिप्त वर्णों की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। यदि आपको सामान्य रूप में ऐसे डे और डे दिए तो ये कौन सी ध्वनि होंगी, मूर्धन्य ध्वनियाँ होंगी। कौन सी ध्वनियाँ होंगी, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होंगी। और अगर ऐसे आपको दिया जाता है नीचे ये चिन्ह, तो ये हो जाएंगे उत्क्षिप्त। कौन से हो जाएंगे, उत्क्षिप्त। इसके बाद दो दो गुण है, इसीलिए इसे द्विगुण कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि वैदिक के टुकड़े करें तो वै प्लस ऐ प्लस दै प्लस ई प्लस कै प्लस ए, यानी इसमें वै के बाद में ऐ, तो ये बात तो सही है, इसमें इसका प्रयोग किया गया है, तो ये बात तो सही है। दूसरे की बात करें पैतृक में, देखो पै प्लस ऐ प्लस तै प्लस री, यहाँ पर भी ऐ का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही है। अगले ऑप्शन की बात करें एक के, तो एक के में ये डायरेक्टली लिखा गया है कि ये प्लस कै प्लस ये प्लस, इसमें भी किया गया है। तो हमें पूछा गया है कि इसका प्रयोग किसमें नहीं हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्नेह। स्नेह के टुकड़े करते हैं, देखिए
कि इसमें क्या है, से प्लस ने प्लस इसमें ए का प्रयोग हुआ है और आगे प्लस ए, यहाँ पे ए वहाँ पे आई, ठीक है। ये दोनों ही दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। अगले प्रश्न के प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है कि प्यास शब्द का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखना है कि देखो पहले में दे रखा है पे प्लस ए प्लस ये प्लस आ प्लस से प्लस ए, तो मेरे साथ से ये सही होगा इसका। दूसरे में देखा पे प्लस ये प्लस आ से प्लस ए, पे प्लस ये प्लस आ प्लस से, तो ये तो पहले वाला तो गलत है, पहले वाला गलत है, ठीक है। 2 नंबर का सही होगा, ठीक है ना। पे में पे आधा है उसमें ए नहीं है, ठीक है, ये तो गलत होगा पहले वाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसका राइट आंसर तो हमें पता ही चल गया क्या है कि ये क्रम होगा, बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। क्योंकि पे आधा है उसमें आगे क्या है, ये में किसकी मात्रा आ की, आगे क्या है दंतिस है और दंतिस में क्या है ए, ये बात पूरी सही है। अगले प्रश्न पे हम बात करें कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, यानी कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो पहले बात करें कृपया की, कृपया में कै प्लस री प्लस पे प्लस आ, तो ये बात तो सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, दे प्लस में री प्लस में से प्लस में और आगे क्या है टी, ठीक है। तो ते प्लस में ई, टी मान लो है टी, ठीक है, संधि करते दिस प्लस टी आता है टी। तो आगे देखो कै में भी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। डी में री का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी तीनों में हुआ है। अगले प्रश्न पे हम बात करें कि किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, कि किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली, व्यंजन के बाद में आने वाली, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि कौन सा वर्ण होस्टे नहीं है। तो होस्टे नहीं है, ओ और पैवर्ग होते हैं, बहुत से होते हैं, तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन। वकार से दंतोष्टम, इसका उच्चारण है दंतोष्ट, क्या होता है दंतोष्ट, यानी वह का उच्चारण दंतोष्ट से होता है, ओष्ठ से नहीं, दंत और होष्ठ से, लेकिन तीनों है वो ओष्ठ से होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। हमें पढ़ा था कि टैवर्ग की जितने भी ध्वनियाँ होंगी वो मूर्धन्य होंगी। टैवर्ग के 5 वर्ण और एक मूर्धन्य से यानी षटकोण वाला से, वो भी इसी में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की बात करें, डे का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। मूर्खा नहीं है ये क्या है, मूर्धा है ये, ठीक है। मूर्धा देखो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, इसका ये होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न में बात करें, निम्न में से विसर्ग का सही उच्चारण स्थान है। अलीजिया, कंठ, तालु, नासिका। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, वो होता कंठ से। किससे होता है, कंठ से। राइट आंसर होगा बी। ए का उच्चारण स्थान है, तो आगे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन ए का उच्चारण स्थान अलीजीवा से होता है। अलीजीवा का मतलब होता है स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र बोलते हैं कंठ को। किसके बोलते हैं, कंठ को। और ए का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ। कंठ को ही अलीजीवा कहते हैं। इसका राइट आंसर यही है। तो ऑप्शन किसी वजह से मिस्टेक हो गई थी,
तो है का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है, लेकिन यदि कंठ ऑप्शन में नहीं है तो हम अल्ली जिह्वा भी इसे कहते हैं। अल्ली जिह्वा का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र को ही कंठ कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हम आपके लिए और बेहतरीन पर्सन लेकर आएंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, खुश रहो।